एक, सदन की गरिमा को मेरा साथ देना। सबसे पहले तो जो दिल्ली वाद विवाद करता है वो दिल्ली वाद विवाद करता किस उद्देश्य के साथ काम करते हैं और खासकर फाइनल्स के मोशंस में किस प्रकार से उनका एक उद्देश्य बनता है। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये हो जाता है कि फाइनल्स के मोशंस की जो गुणवत्ता है उसको बौद्धिकता और सामाजिक उपयोगिता दोनों के दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन वह सामाजिक उपयोगिता अल्टीमेटली उस बौद्धिकता से ही डिराइव होती है। अर्थात जब तक उस बौद्धिकता की सामाजिक उपयोगिता स्वीकार नहीं होगी तब तक अन्य सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्यों की उपयोगिता जो है वो भी सुनिश्चित नहीं हो सकती, विशेष रूप से फाइनल्स के परिप्रेक्ष्य में। समाज में नवाचार लाने का उद्देश्य जैसे दर्शन आधारित विषयों का भी है। सबसे पहले तो जो दर्शन आधारित विषय वो करते क्या है? दर्शन आधारित विषय, दर्शन क्या है? दर्शन अपने आप में जो ह्यूमन बीइंग है अर्थात जो मनुष्य है, मनुष्य की जो अपने आप में जो चीजों को जानने समझने की जो एक क्यूरियोसिटी है, उस क्यूरियोसिटी को बड़े ही व्यवस्थित ढंग से चिंतन मनन करने की जो प्रक्रिया है वह अपने आप में दर्शाती है दर्शन आधारित विषय। और फाइनल्स का स्टेज क्या है? फाइनल्स का स्टेज, चूंकि फाइनल्स के स्टेज पर पहुंची हुई जो दोनों टीम्स है वो अपने आप में बताती है कि कैसे कि उन्होंने अन्य टीमों की अपेक्षा अपने तर्कों को अधिक व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया है। और अभी चूंकि उनसे अपेक्षा की जाती है कि वह इस पर एक व्यवस्थित प्रकार की स्पीच और एक व्यवस्थित प्रकार के आर्गुमेंटेशन को प्रस्तुत करें, इस कारण से दर्शन आधारित विषयों की फाइनल्स के परिप्रेक्ष्य में उपयोगिता सिद्ध हो जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, तो ये भी समझने की आवश्यकता है। दूसरी चीज ये आ जाती है कि दर्शन आधारित विषय किस चीज की बात करते हैं? दर्शन आधारित विषय बात करते हैं कि जो ज्ञान है उस ज्ञान का अल्टीमेटली बेस क्या है, वो बेस कैसे बनता है। सबसे पहली चीज जैसे कि मैंने कोई सामाजिक परिप्रेक्ष्य देखा, दर्शन, अब देखिए पीढ़ी में जब कोई व्यक्ति आ रहा है तो वो किससे आ रहा है? वो सामान्य सामाजिकरण से होकर आ रहा है, अपने समाज से होकर आ रहा है। हर व्यक्ति अपने समाज का मायने रखते हैं। उसके समाज में यदि पितृसत्ता एग्जिस्ट करती है और उसने अपने व्यवहार में पितृसत्ता झेली है, जैसे कि हम देख सकते हैं पॉपुलर सर्किट में भी किस प्रकार से कैजुअल सेक्सिज्म देखने को मिलता है। हम आमतौर पर एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कुछ ऐसे प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कि अपने आप में महिला विरोधी है या होमोसेक्सुअल्स विरोधी है या अपने आप में किसी भी निवंचित वर्ग की पहचान का विरोध करते हैं, क्योंकि हमने अपने सामाजिकरण में उन चीजों को झेला है। अब इनको दूर कैसे करेंगे? अगर आप फाइनल्स के मोशन में उन्हीं सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यों पर वाद विवाद कर देंगे तो अपने आप में उस स्थिति को वो अपने ही सोशलाइजिंग से रिफ्लेक्ट करेंगे। यानी उस स्थिति में, फाइनल्स की स्थिति में जब इनके परिप्रेक्ष्य बात की जाए, जब सामाजिक, राजनीतिक आधारित समसामयिक विषयों की बात की जाए, व्यक्ति अपने बायसेस का प्रयोग करेगा, अल्टीमेटली उसके बायसेस दूर नहीं होंगे। तो हमारा उद्देश्य फाइनल्स का जो एक सामाजिक उपयोगिता भी होती है कि व्यक्ति के बायसेस दूर हो, व्यक्ति अपने बायसेस को भी देख सके कि मेरे बायसेस ये हैं। तो उसके लिए वो बहुत जरूरी हो जाता है कि उसके बायसेस का जो रूट है वो रूट है उसके समाज के स्ट्रक्चर, और किसी भी समाज का स्ट्रक्चर एक बेसिक फिलॉसफी से डिराइव होता है। अगर आप देखिए, अगर आप परिप्रेक्ष्य समझे, नारी वर्ग का शोषण कैसे हुआ? पितृसत्तात्मक संरचना, वो संरचना किस दर्शन में काम कर रही थी? वो सबसे काम कर रही थी कि किस प्रकार से जो लैंगिकता है वो अपने आप में किस प्रकार से सैक्रोसैंक्ट होनी चाहिए। पुरुषों की जो ज्ञान मीमांसा है, अब पुरुषों ने पूरी शब्दावली में अपने उस प्रकार के तत्व रखे। हम जो डेली कन्वर्सेशन में जो इस्तेमाल करते हैं वो शब्द उस फिलॉसफी से डिराइव हो रहे हैं। जब तक उस फिलॉसफी को हम डिस्कस नहीं करेंगे तब तक अपने आप में उसकी उपयोगिता सिद्ध नहीं हो पाएगी। और सामाजिक समस्याओं, पहली बात, अगर प्रतिपक्ष ये कहता है कि सामाजिक समस्याएं जब तक डिस्कस नहीं होंगे सोल्यूशन कैसे आएगा? सोल्यूशन कैसे आता है किसी समस्या का? जब उस समस्या को आइडेंटिफाई किया जाए, उसके रूट को आइडेंटिफाई किया जाए। रूट को आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा? उस स्टेज पर, जिस स्टेज पर पीढ़ी की सर्वाधिक लोकप्रियता आकी जाती है। हम वाद विवाद सर्किट की बात करते हैं तो पीढ़ी की सर्वाधिक लोकप्रियता किससे होती है? उसके फाइनल से होती है, फाइनल के मोशन से होती है। जो मेजर फोकस ऑफ जो अट्रैक्शन है, जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय होता है वो कौन होता है? वो क्या होता है? वो अपने आप में फाइनल का मोशन होता है। उसकी लोकप्रियता एक वाद विवाद समिति के उद्देश्य से और वाद विवाद सर्किट के उद्देश्य से, दिल्ली वाद विवाद सर्किट और ज्यादा ग्रो करना चाहता है तो वो अपनी जो परंपरा है, अपनी जो संस्कृति है, अब यहाँ परिप्रेक्ष्य आता है इंडियन नॉलेज सिस्टम का। जो परिप्रेक्ष्य ये कहता है कि भारतीय दर्शन, जो जिसको सबसे ज्यादा डिस्कस नहीं किया गया है, किस प्रकार से पश्चिम की ज्ञान मीमांसा आज भी भारतीय प्रणालियों में, भारतीय थ्योरीज में, भारतीय पर्सपेक्टिव्स में हर जगह हावी है, और उसी ज्ञान मीमांसा से इन चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो वो ज्ञान मीमांसा जब तक डिस्कस नहीं होगी तब तक भारत की ज्ञान मीमांसा आएगी नहीं। आज भी हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में जो भी ज्ञान मीमांसा की बात करते हैं, जैसे कि हम देखें, हम किसी भी प्रकार के एक्शन को यूटिलाइज, जैसे कि अगर हम देखें समाज में वर्ण संरचना बनी हुई है। वर्ण संरचना में क्या है कि हमने कह दिया कि जो क्षत्रिय वर्ग है उस क्षत्रिय वर्ग का कार्य है केवल युद्ध कार्य करना। ये ज्ञान मीमांसा आपको पता आती है, यह आती है मार्शल रेस थ्योरी से। मार्शल रेस थ्योरी जो कि अपने आप में उसी कॉलोनियलिज्म की परंपरा से आती है। उन कॉलोनियलिज्म की परंपरा को जब ज्ञान मीमांसा तौर पर भारत में थोपा गया तब जाकर के, क्योंकि हमारे यहाँ जो क्षत्रिय परंपरा थी, क्षत्रिय हमारे यहाँ विद्वान भी रहे, उसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण सवाई जय सिंह की परंपरा देखने को मिलती है जो कि विद्वत्ता की परंपरा भी है। तो इसका मतलब किस प्रकार से चीजों को जब व्यवस्थित किया जाता है तो ज्ञान मीमांसा से किया जाता है। और उस ज्ञान को, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा वर्तमान का समय किसकी बात करता है? पावर एज अ डिस्कोर्स की बात करता है। डिस्कोर्स अपने आप में पावर है, अपने आप में चीजों को लेजिटिमाइज करने का तरीका वो अपने आप में चीज, तो उस पर डिस्कस करने का कार्यभार जो होता है वो एक फाइनेंस के स्तर पर हमारा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि फाइनेंस की सामाजिक उपयोगिता भी हमें देखने को मिलती है। अगर आप जैसे
जैसे कि मेरे प्रतिपक्ष के साथ ये कहेंगे वर्तमान सामाजिक सांस्कृतिक वर्तमान में एक सांस्कृतिक अवधारणा वर्तमान में किस प्रकार की वैश्वीकरण की है, वैश्वीकरण ने किस प्रकार एक संस्कृति विशेष को पूरे विश्व पर थोपने का प्रयास किया है। कौन सी संस्कृति? जो यूरोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव है, पश्चिम के जो पूरे मूल्य हैं उनको थोपने का प्रयास किया। आप चाहते हैं इस पर फाइनेंस पर डिस्कशन हो, इस पर डिस्कशन करने के अंतर्गत आप बताएंगे क्या संस्कृति का आइडिया ऑफ कल्चर कैसे डेवलप होता है, कैसे आइडिया ऑफ कल्चर पर दूसरे कल्चर ने इंपोजिशन पैदा किया, वो सबसे पहले उस पर डिस्कशन होना जरूरी है। हम ये कतई नहीं करें कि सामाजिक सांस्कृतिक और जो राजनीतिक विषय वो अपनी महत्ता नहीं रखते, लेकिन यह बात है अधिक प्रभावी होने की। अधिक प्रभावी होने का मतलब क्या है कि जिस चीज पर आप डिस्कस भी करना चाह रहे हैं उस पर भी बेहतर डिस्कशन कब होगा, जब मैं ये समझूंगा कि आइडिया ऑफ कल्चर, वेस्टर्न सिविलाइजेशन मुझे नहीं बताएगा कि आइडिया ऑफ कल्चर उनके अनुसार क्या है, उनके अनुसार रिलीजन क्या होता है। अगर मैं अपने समाज में अगर देखूं, मैंने एक पश्चिम की सभ्यता में पला हूं और वर्तमान समय में उसी के मूल्यों को माना, तो मैं तो रिलीजन के उसी अवधारणा को मानूंगा। लेकिन भारतीय दर्शन में किस प्रकार धर्म की बहुलता, एक वैविध्यपूर्ण अवधारणा देखने को मिलती है, उसको जब तक डिस्कस नहीं किया जाएगा तब तक मेरे बायसेस तो हटेंगे नहीं। मैं अभी भी रिलीजन के उसी सेंस से देखने की कोशिश कर रहा हूं और समस्याओं का अल्टीमेटली निदान हो नहीं पाएगा, क्योंकि समस्या होती है कंटेक्स्ट स्पेसिफिक समस्या है, तो कंटेक्स्ट स्पेसिफिक फिलॉसफी आनी बहुत जरूरी है। इसलिए इंडियन फिलॉसफी को, इंडियन डिस्कशंस को और नवदर्शन की जो भारतीय परंपरा है उस पर डिस्कशन करना जरूरी है। और वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज जब बनाई गई है, अगर ईश्वर का विचार आया भी है तो वो अल्टीमेटली ह्यूमन क्रिएटिविटी, ह्यूमन थिंकिंग होगी और ह्यूमन इमोशंस का रिफ्लेक्शन है। और उसको जब तक भारत में जब तक समाज में डिस्कस नहीं किया जाएगा तब तक उसके आधार पर हो रहा शोषण भी इसी के साथ 1 मिनट का सामान्य समय। 2-1 सदन की गरिमा को मेरा स्वागत करना। सदन पर जो प्रस्तावित विषय उसके पूर्व विपक्ष में अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम हमारे प्रधानमंत्री महोदय से और प्रतिपक्ष के साथियों से एक सवाल है। वो सवाल ये है कि आप दार्शनिक विषय को कैरेक्टराइज कैसे कर रहे हैं। एक तरफ आप आके बोलते हैं कि जो नवदर्शन के ऊपर जो आधारित विषय है हम उनको दार्शनिक विषय मानेंगे, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जो विषय पूंजीवाद के मूल में जाते हैं या नारीवाद के मूल में जाते हैं हम उनको भी दार्शनिक विषय मानेंगे। तो सबसे पहले आपके लिए दार्शनिक विषयों की परिभाषा क्या आप सदन में बताते जाए। अब आगे चलते अध्यक्ष महोदय हमें समझना पड़ेगा कि हम डेली वाद विवाद करता हूँ के सदन में है, तो हम लोग कौन है, हम वाद विवाद करते हैं, हम तर्क वितर्क करते हैं, मंथन करते हैं, और हम इस चीज को बहुत ज्यादा विचार करते हैं वाद विवाद के स्तर को ऊपर कैसे लेके जाए। और जब एक कंपटीशन हो रहा है दो दलों के बीच में, तो उन दोनों दलों को सेम पेडेस्टल पर कैसे लेके जाए, और जब दोनों दलों के बीच में डिबेट हो रही है तो एक टीम का प्रिविलेज कैसे ना रहे, हम उस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। आगे चलते हमें समझना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय, जैसा हमारा प्रतिपक्ष मान के जाता है, क्योंकि हम वाद विवाद करता है तो हमारे ऊपर इनहेरेंट ओनस है कि हम समाज के अंदर रूढ़ियों को अनलर्न करें। जो भी इस सर्किट के अंदर जो भी व्यक्ति बिहार से आ रहे थे, यूपी से आ रहे थे, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र से आ रहा है, वो अपने साथ जितनी भी रूढ़ियां ला रहा है उन रूढ़ियों को हमें अनलर्न करवाना है, उन रूढ़ियों से हम उठ के प्रोग्रेसिव डिस्कोर्स की तरफ आगे बढ़ना है। अब अध्यक्ष महोदय हमें समझना पड़ेगा कि जो प्रतिपक्ष यहाँ पर जो विपक्ष यहाँ पर स्थापित करके जाता है कि दार्शनिक विषय कौन सा विषय होता है, जैसा संदर्भ में भी दिया गया अध्यक्ष महोदय, ठीक है अध्यक्ष महोदय, तो दार्शनिक विषय वो विषय है जो तत्व मीमांसा यानी कि मेटाफिजिक्स, जो ज्ञान मीमांसा यानी कि एपिस्टेमोलॉजी और धर्म दर्शन पर आधारित है। तो कहीं ना कहीं जो नव दर्शन के ऊपर आधारित जो विषय है या फिर जो एक ऐसी चीजों को पॉन्डर करते हैं जो इस दुनिया से परे है, जो मेटाफिजिकल चीजों को आंसर करते हैं, उन विषयों को हम यहाँ पर दार्शनिक विषय मानेंगे अध्यक्ष महोदय। और जो विषय जो इस संसार के अंदर है कि चीजों के ऊपर पॉन्डर करते हैं, जैसे कैपिटलिज्म हो गया, जैसे एलजीबीटीक्यू हो गया, जैसे दलित विमर्श हो गया, जैसे नारी विमर्श हो गया, ये जो सारे विषय हम इनको कंटेम्परेरी समसामयिक विषय के उसके ऊपर मानेंगे। अब उदाहरण स्वरूप अध्यक्ष महोदय बता देते हैं दार्शनिक विषय से हम कैसे विषय समझते हैं कि ये दुनिया भगवान ने नहीं शैतान ने बनाई है, कि हम सब लोग नर्क जाएंगे। ये जो विषय है हम इन विषय को दार्शनिक विषयों की कैटेगरी में रखेंगे, और ऐसे विषय जो समाज के ऊपर एक प्रोग्रेसिव डिस्कोर्स ला रहे हैं, जैसे कि एलजीबीटीक्यू है, सदन प्राइड पैरिटी की निंदा करता है, तो जो ऐसे विषय हैं जो समाज के अंदर या सर्किट के अंदर प्रोग्रेसिव डिस्कोर्स प्रमोट कर रहे हैं, हम उनको समसामयिक विषय की कैटेगरी में रखेंगे। अब आगे चलते हुए अध्यक्ष महोदय हमें समझना पड़ेगा कि हमारा प्रतिपक्ष भी एक चीज को मान के जाता है कि फाइनेंस की सामाजिक उपयोगिता बाकी मैचेस से ज्यादा होती है, तो हम समसामयिक विषयों को फाइनेंस के अंदर क्यों रखेंगे। अगर जैसा हमने पहले बताया कि सर्किट के अंदर व्यक्ति ठीक है, जैसा कि हमने पहले बताया सर्किट के अंदर व्यक्ति आते हैं और व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने अलग अलग आइडियाज लेके आते हैं, अलग अलग स्टेट से अपने अलग अलग सोशल कंडीशनिंग से आइडिया लेके आते हैं। तो जो फाइनल के अंदर एक ऐसे विचार पर डिबेट होगी जो अपने आप में प्रोग्रेसिव है, तो वो सोसाइटी एज अ होल या फिर सर्किट एज अ होल के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट डालेगा, कि जो प्रोग्रेसिव आइडिया है उस चीज का। नहीं कि अगर फाइनल्स के अंदर इस विषय पर डिबेट हो रही है कि एलजीबीटी कैसे प्राइड पैरिटी की निंदा करता है, तो पूरे सर्किट के अंदर जो लोग फाइनल्स देख रहे हैं या फिर जो ओवर आर्चिंग उसका इफेक्ट होगा वो ये जाएगा कि इस प्रोग्रेसिव आइडियल को हमें अपनाना है। और वही उसी तरफ फाइनल के अंदर डिबेट हो रही है दुनिया भगवान ने नहीं बनाई, शैतान ने नहीं बनाई है, तो जो एक इनहेरेंट प्रिंसिपल है, जो ओवर आर्चिंग प्रिंसिपल है, वो कहीं पर भी सर्किट के अंदर नहीं जा पाएगा और समसामयिक विषयों से वो जा पाएगा। अब आगे चलते अध्यक्ष महोदय में समझना पड़ेगा कि जब ऐसे विषय होते हैं
कि जब दार्शनिक विषय होते हैं, जैसे हमने एग्जांपल भी दिया, तो ये अपने साथ एक प्रिविलेज ऑफ नॉलेज लेके आते हैं। कैसे लेके आते हैं? जैसे संदर्भ के अंदर भी ये दिया गया है कि एपिस्टेमोलॉजिकल मेटाफिजिकल डिबेट्स होते हैं, तो इनके अंदर एक बड़ा ही नीश या फिर एक बड़ा इन डेप्थ फिलोसफिकल नोशन होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर वाद विवाद करता जो है उसको उस इन डेप्थ फिलोसफिकल नोशन की नॉलेज हो, और कहीं ना कहीं अगर ऐसा हो कि एक टीम को इन डेप्थ फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट की नॉलेज हो, दूसरी टीम को नहीं है, तो ये अपने आप में बायस क्रिएट कर देता है। वही दूसरी तरफ अगर एक ऐसा विषय है कि भाजपा का है सदन, इससे अपना समर्थन वापस लेगा, उसको मैं समर्थन देगा, तो ये जो सारे जो कंटेम्पररी इश्यूज है, तो यहाँ पर नॉलेज का जो बायस होता है नहीं क्रिएट होता है, तो यहाँ पर आगे चलकर एक बेटर पेडेस्टल पर हम दोनों टीम को रख पाते हैं और समाज के अंदर ओवरआर्चिंग प्रिंसिपल भी लाते हैं। अब अध्यक्ष महोदय, एक और चीज, मैं इस सर्किट के वाद विवाद करता हूं। सर्किट का एक जनरल ट्रेंड जो 4-5 साल से बन चुका है, वो ये है कि फाइनेंस के अंदर अक्सर फिलॉसफी होती है, और जब फाइनेंस के अंदर अक्सर फिलॉसफी होती है, तो कहीं ना कहीं जो डिबेटर्स जो इन डेप्थ फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट्स को नहीं जानते हैं, वो उनके साथ अन्याय होता है, और कहीं ना कहीं डिबेट में लूप साइडेड हो जाती है कि फाइनेंस का वर्डिक्ट ज्यादा यूनानिमस आता है। तो अध्यक्ष महोदय, वो जो जनरल ट्रेंड है इस सर्किट का, जहां पर जो डिबेटर्स है उनके लिए इनहेरेंट बायस क्रिएट हो जाता है, हम उस चीज के भी खिलाफ है। अब आगे चलते अध्यक्ष महोदय, हमें समझना पड़ेगा कि ये भी एक चीज मान के जाते हैं, इनका भी एक उद्देश्य है कि सर्किट के अंदर नवाचार लाना। जब आप मोक्ष के ऊपर डिबेट कर रहे हैं, आप मिथ्या के ऊपर डिबेट कर रहे हैं, आप ब्रह्म के ऊपर डिबेट कर रहे हैं, तो फिर वहां से आप क्या नवाचार क्रिएट कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ जब आप दलित विमर्श के ऊपर आप डिबेट करवा रहे हैं, जब आप नारी विमर्श के ऊपर आप डिबेट करवा रहे हैं, जब स्त्री विमर्श के ऊपर डिबेट करवा रहे हैं, एलजीबीटीक्यू के ऊपर डिबेट करवा रहे हैं, तो आप समाज के अंदर बच्चों के ऊपर एक ओवरआर्चिंग प्रिंसिपल डाल रहे हैं, और वो नवाचार वहां पर क्रिएट हो रहा है, वो नया विचार क्रिएट हो रहा है। वही आप एक ऐसे अब्सर्ड प्रिंसिपल्स पर डिबेट करते रहेंगे, सत्य क्या है, ब्रह्म क्या, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ क्या है, तमाम चीजें, तो वहां पर कहीं से भी वो नवाचार आ नहीं पाएगा। आगे चलते हुए ये बात करते हैं कि वर्ड स्पेसिफिक चीजें कि ये वो कॉलोनियल माइंडसेट की बात करते हैं कि हमें अपने इंडिक चीजों को आगे बढ़ाना है। ठीक है, बिल्कुल, आप उनको लीग राउंड्स के अंदर ऐसे विषय दीजिए, उनसे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फाइनेंस के अंदर क्योंकि जैसे आपने बोला, एक सामाजिक उपयोगिता अटैच हो जाती है, जो एक ओवरआर्चिंग प्रिंसिपल भी लाती है, और दूसरी तरफ एक इनहेरेंट बायस क्रिएट करती है प्रिविलेज ऑफ नॉलेज से। और ये पूछेंगे कि हमें आपत्ति क्यों नहीं है लीग राउंड के अंदर, क्योंकि लीग राउंड के अंदर टीम्स के पास ज्यादा चांस होता है कि अगर एक राउंड के अंदर उनके पास वो बायस आ जाए, तो 2-3 या अगर 3 राउंड की पीडी है या 5 राउंड की पीडी है, तो उस चीज को वहां पर वो कर सकते हैं। आगे चलते हुए अध्यक्ष महोदय, हमें एक और चीज समझनी पड़ेगी। जब ये लिंग्विस्टिक्स की बात करते हैं, लिंग्विस्टिक्स को ये वर्ड्स को जोड़ते हैं कि कंटेक्स्ट स्पेसिफिक वर्ड्स होता है, कि उसको दर्शन से जोड़ता है अध्यक्ष महोदय, वो कहीं ना कहीं लिंग्विस्टिक्स का एक पार्ट है, दर्शन का पार्ट नहीं है। अब ठीक है, अंत में जाते जाते हम बस ये एक अंतिम बिंदु हमारा ये है कि जो बेटर क्वालिटी ऑफ डिबेट है, जो हर वाद विवाद करता का उद्देश्य है, वो कहीं ना कहीं सांसारिक विषयों से ज्यादा फुलफिल होता है, ना कि दार्शनिक विषयों से। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले कि मैं विषय पर कोई भी विचार अभिव्यक्त करूं, सदन में एक बात समझ लेंगे, बहुत आवश्यक है कि मेरे प्रतिपक्ष फलसफे की यानी फिलॉसफी की स्टीरियोटाइपिंग कर रहे हैं। इनके लिए फिलॉसफी और मेटाफिजिक्स दोनों एक टर्म है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। यानी पूरी फिलॉसफी, पूरे दर्शन में सिर्फ मेटाफिजिक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जहां पर हम सिर्फ ईश्वर की बात कर रहे हैं, सिर्फ ब्रह्म की बात कर रहे हैं, सिर्फ जीवन की बात करें, जबकि फिलॉसफी यानी दर्शन एक बड़ा विषय है। दर्शन के एम्बिट में बहुत सारे सब स्ट्रीम्स आ जाते हैं, जहां एपिस्टेमोलॉजी की अपने आप में बात करते हैं। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब ये होता है ज्ञान मीमांसा, यानी कि ज्ञान का वैलिड सोर्स क्या है, या आप कैसे पता लगाएंगे कि वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज कहां से आता है। या फिर जब हम मेटाफिजिक्स की बात करते हैं, तो हम ओंटोलॉजी यानी एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, कि मनुष्य का जीवन की उपयोगिता, ये जीवन किस प्रकार से चलना चाहिए। और साथ ही साथ ये कहते हैं, हम दर्शन की कोई परिभाषा देके नहीं जाते, पर सदन में बहुत स्पष्टता ये बता के जाते हैं कि जो भी चीज मनुष्य के भीतर बेसिक से क्यूरियोसिटी को इंस्टिगेट करती है, यानी कि पॉलिटिकल फिलॉसफी, राजनीतिक दर्शन, या फिर लिंग्विस्टिक फिलॉसफी, भाषाई दर्शन, यानी ऐसा बेस जो कि किसी भी नॉलेज को, किसी भी तथ्य को एक ग्राउंड दे रहा है, कोई भी नॉलेज सिस्टम, उसको हम फिलॉसफी यानी दर्शन के नजरिए से देखते हैं। दर्शन का अभिप्राय होता है कि किसी भी चीज को देखने का जो बेसिक नजरिया है, जिसके आधार पर कोई भी चीज शुरू होती है, तो इनिशिएशन पॉइंट हमेशा वो होता है। अब दूसरी बात ये कह रहे हैं कि वाद विवाद के सबसे पहली बात ये कहते हैं कि सामाजिक रूढ़ियों को हमें अनलर्न करना है। ठीक है, हमें सामाजिक रूढ़ियों को अनलर्न करना है। सामाजिक रूढ़ियों को अनलर्न हम कब करेंगे? क्या हम सामाजिक रूढ़ियों को अनलर्न करने के लिए उन रूढ़ियों का इनिशिएशन पॉइंट क्या है, और उस इनिशिएशन पॉइंट हम किस प्रकार से प्रश्न करेंगे। जैसे कि एलजीबीटीक्यू विमर्श पर बातचीत करने से अधिक लैंगिकता किस प्रकार से समय के अनुरूप बदल रही है, परिवर्तित हो रही है, और लैंगिकता को जो प्रश्न है दरअसल पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंदर में आ जाता है। या फिर समाज में हम एक इगैलिटेरियन समाज में नहीं रह रहे, समाज अपने आप में असमान है, परंतु इस असमानता के भीतर जो असमानता है, समानता, इन तमाम आइडियाज का डिस्कशन हम कहां करते हैं, इन तमाम विचारों का डिस्कशन हम करते हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी के भीतर, जहां हम प्लेटो की बात करते हैं, अरिस्टोटल की बात करते हैं। और ये तमाम पॉलिटिकल थिंकर्स या पॉलिटिकल फिलोसोफर्स जो दरअसल वो दर्शन देते हैं जिनके आधार पर हम कोई भी थियरी बनाते हैं, जिसके आधार पर हम किसी भी दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं। उसके बाद ये बात करते हैं कि किस प्रकार से हमें कैपिटलिज्म एपिस्टेमोलॉजी की बात करते हैं।
एपिस्टेमोलॉजी में एक थियरी होती है कोहेरेंस थियरी। कोहेरेंस थियरी का मतलब ज्यादातर ये मनुष्य की टेंडेंसी होती है कि जो ज्ञान उसके पहले से ही एग्जिस्ट सोसाइटी में, उससे कोहेरेंट ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा होता है। परंतु जब हम दार्शनिक विषयों की बात करते हैं तो वो हमें दरअसल हमारे बायसेस को क्वेश्चन करने के लिए, यानी मैं जिस समाज से आ रहा हूँ, जिस पृष्ठभूमि से आ रहा हूँ, उस पृष्ठभूमि में अपने प्रिविलेज को क्वेश्चन करने की का मुझे अवसर दरअसल दार्शनिक विषयों में मिलता है, क्योंकि उसमें मैं सोचता हूँ, विचारता हूँ कि क्या ये लैंगिकता, क्या पितृसत्ता, क्या नारीवाद, ये जितने भी दर्शन है ये किस प्रकार से कार्य करे। कोई समसामयिक विषय नहीं, समसामयिक का मतलब है कि कोई भी आइडिया, कोई भी घटना जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। उसके बाद जब हम ये कहते हैं कि ली ग्राउंड की बात कर रहे हैं, अब हमें ये भी समझना होगा, जब हम समसामयिक विषयों पर बहस कर रहे हैं तो ली ग्राउंड में ज्यादा टीम्स बहस करती हैं, यानी ऐसे बहस जिसपे बहुत सारी टीम्स बहस कर रही हैं और फाइनल्स में 2 टीम्स बहस करें जो इन लीग राउंड को करके फाइनल्स में गई हैं। तो जो समसामयिक विषय उस पर बहस करवानी है आपको, तो लीग राउंड में जहां ज्यादा लोग बातचीत करेंगे, जहां ज्यादा लोग उन चीजों पर सवाल करेंगे, ज्यादा लोग उन तथ्यों का अन्वेषण करेंगे, वहां पर करवाइए। क्योंकि फाइनल्स में तो आप इस प्रक्रिया के माध्यम से जा चुके हैं जहां पर आपको एक ऐसी बहस चाहिए जहां पर जो ज्ञान का एपिटोम है, यानी ज्ञान का एपिटोम का अभिप्राय है कि ज्ञान कहां पर जाकर ज्ञान के हम अनंत पॉसिबिलिटीज या फिर मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रूथ की बात कैसे कर सकते हैं, या क्रिटिकल थिंकिंग की बात कैसे करते हैं, वहां की बात करते हैं। दूसरी बात ये भी कह के जाते हैं, ये भी कह के जाते हैं कि किस प्रकार से हमारा एक प्रिविलेज दिखता है दर्शन के विषयों में। ये दरअसल एक तथ्यात्मक, ये एक फैलेसी इसलिए है क्योंकि 2 तरह के बहस होते हैं। जब हम समसामयिक विषयों की बहस करते हैं तो वो नॉलेज सिस्टम के थ्रू, अवेयरनेस के थ्रू हम पाते हैं। अवेयरनेस या नॉलेज अपने आप में मनुष्य की बहुत ज्यादा प्रिविलेज के थ्रू आती है कि आप जिस तरीके के रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जिस तरीके के मीडिया को आप देख रहे हैं। परंतु जब हम दार्शनिक विषयों की बात करते हैं तो बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ आप कोई भी बहस कर सकते हैं, आप अपने अनुभव के आधार पर बहस कर सकते हैं। यानी मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये मेरा अनुभूत सत्य में बहस में केवल दर्शन की बहस में कर सकता हूं, और जिस अनुभूत सत्य के लिए मुझे किसी प्रिविलेज क्लास में आना जरूरी नहीं है, यानी कि इससे कोई प्रिविलेज नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है, इससे केवल ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि वो मेरे अनुभव संसार का हिस्सा है, या वो बात में कॉमन अंडरस्टैंडिंग, कॉमन सेंस के थ्रू उस पर डिबेट कर सकता हूं। जबकि आपके एम्बिट में जब हम समसामयिक विषयों की बात करते हैं तो हमें एक नॉलेज बेस की जरूरत होती है, हमें डिफरेंट आइडियाज को, डिफरेंट एंटिटीज के एनालिसिस की जरूरत होती है, जिसके लिए अपने आप में एक प्रिविलेज की बात होती है। तो अब जब समान स्पेस की स्कोप की बात करते हैं तो वो यहाँ पर अधिक है। उसके बाद हमें ये भी समझना होगा कि जब हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग के विकास की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि कैसे सोसाइटी में, या ज्ञान जो पहले सोसाइटी में एग्जिस्ट है वो बहुत ज्यादा डिफ्यूज है, अलग अलग सिस्टम। क्योंकि जब हम पावर या डिस्कोर्स की बात करते हैं तो समान समय में मीडिया है या एजुकेशन सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं ज्ञान को अलग अलग तरीके से प्रतिपादित कर रहा है। जब हम समसामयिक विषयों पर बात करते हैं तो हमारा जो पहले से अक्यूमुलेटेड ज्ञान है उसको पुनः प्रतिस्थापित करने के लिए, रिआइटरेट करने की बात करते हैं। यानी जो मैंने पहले ज्ञान अक्यूमुलेट किया, अब मैं बहस में आकर उसको फिर से रखूंगा और उस ज्ञान पर एक डिस्कशन होगा, एक डिबेट होगा। परंतु ज्ञान मीमांसा में क्या होता है, या फिर जो दर्शन की बहस होती है उसमें आप पहले से अक्यूमुलेटेड ज्ञान की बात नहीं करते, वहां नवाचार का अधिक स्कोप होता है, क्योंकि आप नए तरीके से चीजों को सोचते हैं, एक नए दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं, और किस चीज के कितने दृष्टिकोण हो सकते हैं, कितने विचार हो सकते हैं, इसका आपको अधिक स्कोप मिलता है। तो इसलिए नवाचार या नवोन्मेष का स्कोप ज्यादा दर्शन की बहस में होता है। और दर्शन में जब हम बात करते हैं तो फिर मैं ये सदन में स्थापित करूंगा कि दर्शन में जितने भी, जैसे कि हम भाषा की जब बहसें करते हैं तो भाषा की बहस में जो भाषा है उसका इनहेरेंट मीनिंग में है, या उसका इनहेरेंट मीनिंग उसके स्ट्रक्चर में है, यानी भाषा कहां से बन रही है, या मनुष्य जो बोल रहा है तो मनुष्य की मनुष्यता कहां से बन रही है, ह्यूमैनिटी जैसे आइडियाज, ये जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं, ह्यूमैनिटी हो गई, या भाषा जो हम अमूमन यूज करते हैं, एस्थेटिक्स का आइडिया है कि सौंदर्य किस चीज को कहते हैं, और सौंदर्य बोधीय विचारधारा मनुष्य की किस प्रकार मतलब बनती है, उसके लिए हमें दर्शन में जाना पड़ेगा, दर्शन की बहसों में पढ़ना पड़ेगा। तो जो कम्युनिकेशन, जैसे कि हम देखते हैं कि पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स जब ये कहते हैं कि भाषा दरअसल पावर को कहीं ना कहीं शो करती है, पावर स्ट्रक्चर्स को कहीं ना कहीं प्रदर्शित करती है, तो उस बहस को समझने के लिए भी कि किस प्रकार से भाषा सत्ता की अभिवृत्ति है, उसको समझने के लिए हमें दर्शन की बहसों में आना पड़ेगा। तो ये तमाम चीजें जो हमारे व्यक्तिगत जीवन से बहुत ज्यादा संबंधित है, उसको समझने के लिए, हमारे अनुभूत सत्यों को समझने के लिए हमें दर्शन की बहस में अधिक आना पड़ेगा, और वो ज्यादा प्रभावी स्तर से चीजों को दिखा सकता है।